नेशनल गेम्स हमारे फॉर्मेट है वो साल में हर 2 साल में एक बार हो, तो कहीं ना कहीं जो एक गैप फंडिंग होती है जिसमें दिक्कत आती है, भारत सरकार आईओए ने ये पहल करी है कि जो एनुअल इवेंट है, जो एनुअल ग्रांट है, आई एम सॉरी, गेम्स और रीजनल गेम्स की भी अनाउंसमेंट हुई है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है इंडिया में। हाँ जी, ये पहली बार होने जा रहा है। तो आईओए से कनेक्ट करने का पर्पस है या कमिंग गेम्स के लिए प्रिपरेशन है पर्पस, क्योंकि पहली बार हुआ है नो डाउट, और ये कंटिन्यू होंगे या बस अभी ये प्लान किया था कि एक स्टार्ट करके देखते हैं फिर आगे। जिस कॉन्क्लेव में बहुत बातें हुई हैं, तैयारी की बातें हुई हैं, और सिर्फ ये अभी का प्लान 2026 के स्पोर्टिंग कैलेंडर का प्लान ही नहीं, ये हम 2036 तक के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। एक बात और उभर के आई है इस कॉन्क्लेव में, दैट वन स्टेट मे बी 1 और 2 स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और इस समय मैं मौजूद हूँ अहमदाबाद में, जहाँ पे 8, 9, 10 3 दिन का प्रोग्राम था। 8 तारीख की इसी मीटिंग थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, 9 तारीख की इवनिंग एजीएम भी थी, स्पोर्ट्स फोरम भी हुआ जहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए, और आज यहाँ पे 10 तारीख को एथलीट फोरम है। हमारे साथ जो मौजूद हैं अमिताभ शर्मा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, हम जानकारी लेंगे कि पिछले 2-3 दिन में क्या डेवलपमेंट हुई और आने वाले दिनों में ये जो एजीएम और ईसी हुई है इसमें क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन हुए, और आने वाले दिनों में इन सबका जो इम्पैक्ट है या जो कॉमनवेल्थ की तैयारियां हैं उस पर क्या तैयारियां हैं हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। तो अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत एक बार फिर से खेलो इंडिया न्यूज़ पे स्वागत है। 3 दिन लगातार प्रोग्राम चले और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहा, सारे बिजी रहा। इसी मीटिंग से अगर हम शुरू करें तो क्या आईओए ने डिसीजन लिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स हम देख सकते हैं? धन्यवाद मुझे पुनः आपके इस चैनल पे बुलाने का, और आपका सुस्वागत है अहमदाबाद, गुजरात की इस धरती पे जो एक इतिहास रचने वाली है कि सेकंड टाइम इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहा है, और वो यहीं अहमदाबाद में होगा। 2030 की अब औपचारिकता पे घोषणा हो चुकी है। पिछली बार जब हम मिले थे तो उस वक़्त हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय था, और आज हम अहमदाबाद में हैं। आईओए की हमारी 3 दिवसीय यहाँ पे कार्यक्रम रहे, हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग रही, फॉलोड बाय द एजीएम, और आज हम यहाँ पे फर्स्ट एथलीट्स फोरम के लिए एकाग्रत हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लगभग देश के 120 खिलाड़ी अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं से, अलग अलग स्पोर्ट से यहाँ पे एकजुट हुए हैं, और एक बहुत अच्छा एथलीट्स फोरम का यहाँ पे आयोजन हुआ है। ये एजीएम एक बहुत ही माइलस्टोन एजीएम रही है, क्योंकि इस एजीएम में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये है कि हमने एक एनुअल कैलेंडर अपना बनाने की घोषणा करी है। साथ ही में हमने ये डिसाइड किया है कि जो नेशनल गेम्स हमारे फॉर्मेट है वो साल में हर 2 साल में एक बार होगा। जैसे आप जानते हैं कि 2027 में मेघालय इसकी मेज़बानी करेगा, तत्पश्चात 29 में, और उसके बाद 31, 33 एंड 35 ऐसे इसका कैलेंडर जो है वो चलेगा। उसका एक कारण ये भी है टेक्निकल कि ये जो ऑड नंबर्स हैं, जैसे 2027, ये एक ऐसा स्पोर्टिंग ईयर है जिसमें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट नहीं है। कोई एशियन गेम्स नहीं है, कोई ओलंपिक गेम्स नहीं है। ये साल हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिंगली एक्टिव ईयर होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इस साल स्कॉटलैंड में, तत्पश्चात एशियन गेम्स आची नगोया में, और सप्रथम ओलंपिक गेम्स से ये साल की शुरुआत होगी, जो अभी 20 दिन के बाद जो हमारा हिंदुस्तान का पहला दस्ता है जो विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है मिलानो कोर्टिना में, वो यहाँ से रवाना होगा फरवरी फर्स्ट वीक में इंडिया से इटली के लिए। सो एक बहुत ही स्पोर्टिंग ईयर है, और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने एक कैलेंडर बनाया है वो ये बनाया है कि नॉन ओलंपिक, नॉन एशियन, नॉन कॉमनवेल्थ ईयर्स, जो ऑड ईयर्स हैं, उसमें नेशनल गेम्स की जाएंगी। दूसरा बहुत हर्ष का विषय रहा कि एनएसएफ्स को कहीं ना कहीं जो एक गैप फंडिंग होती है,
जिसमें दिक्कत आती है भारत सरकार बहुत सपोर्ट करती है, और भारत सरकार का जो ACTC प्लान है बहुत सारी फेडरेशंस के लिए वो बहुत अच्छा कारगर साबित भी हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा कुछ गैप रह जाता है वो गैप फंडिंग को फिल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स के लिए IOA ने ये पहल करी है कि जो एनुअल इवेंट है, जो एनुअल ग्रांट है 7 लाख की, उसको NSFs के लिए 7 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही में स्टेट ओलंपिक्स को भी जोड़ा गया है, उन्हें भी धनराशि दी जाएगी जो बढ़कर के बढ़ोतरी जिसमें की गई है 7 लाख से 10 लाख। साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, NSFs के लिए जो NSFs इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होस्ट करते हैं उनको कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए अलग अलग जूनियर, सब जूनियर और सीनियर कैटेगरीज के लिए भी एक धनराशि तय की गई है। सो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 20 लाख अगर आप कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कराते हैं, एशियन चैंपियनशिप या ट्रॉफी उसके लिए 30 लाख, और वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड ट्रॉफी के लिए 50 लाख। उसके मापदंड जो हैं, कुछ उसमें कंडीशंस हैं, और जो वो वृत्त है वो कैसे मिलेगा उसके एक नियम कानून वो सारे ऑलमोस्ट बन चुके हैं और वो अब रोल आउट कर दिए जाएंगे। ये मिनिस्ट्री के अलावा है, अगर मिनिस्ट्री की कोई फंडिंग मिनिस्ट्री के अलावा है, ये मिनिस्ट्री के अलावा है, ये IOA के फंड में से है, जो IOA का एक प्लान है अभी स्पॉन्सरशिप्स का और करने का। तो जो ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज है उसके तहत जो है ये फंड मिला जाएगा। तो ये एक बहुत माइलस्टोन ऐतिहासिक इस बार पारित हुआ है AGM में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसका अध्ययन किया और बहुत माइन्यूटली इसको बनाया इस पूरे रूपरेखा को, और ये एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो रही जाएगी। साथ ही में जैसे आप देख रहे हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स बिल है जो नया है वो एक बहुत अच्छा रहेगा फॉर द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। सो कहीं ना कहीं सभी फेडरेशंस को उसके साथ अलाइन करना है, और उसके बारे में भी चर्चा हुई कि सारी फेडरेशन, स्पोर्टिंग फेडरेशंस अपने आप को उसके साथ अलाइन करेंगी, और ये फंडिंग जो है ये फंडिंग वैसे मिलेगी जब आपकी अलाइनमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ हो जाएगा। और आज अगर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एथलीट्स फोरम हुआ है, इससे पहले मैं आना चाहूंगा, बीच में यूथ गेम्स और रीजनल गेम्स की भी अनाउंसमेंट हुई है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है इंडिया में। हाँ जी, ये पहली बार होने जा रहा है। जैसे कि आपने बिल्कुल कहा, जैसे नेशनल गेम्स का हमारा प्रोग्राम है वैसे ही यूथ गेम्स का और रीजनल गेम्स का भी हमने एक प्रोग्राम अब रोल आउट किया है। उसका हम एक पूरा उसको एक अमली जामा पहना रहे हैं, जिसमें यूथ गेम्स जो हैं वो हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है जो उसको प्रोत्साहन मिले। जिस तरीके से यूथ गेम्स, एशियाई यूथ गेम्स होती हैं, यूथ ओलंपिक्स होते हैं, उसी तरीके से हम अपना नेशनल यूथ प्रोग्राम भी एक बना रहे हैं, उसको भी हमने लॉन्च किया है। इंटरनेशनल के अलाइन करते हो उसको। इंटरनेशनल को अलाइन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और रीजनल गेम्स का भी हमने प्लान किया है जिसमें कुछ रीजनल स्पोर्ट्स होंगे। और जैसे कि अगर आप देखें, अगर हम उत्तर भारत की बात करें, अगर हम विंटर की बात करें, तो जो हमारे उत्तरीय राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हो, अगर वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होती हैं तो वो रीजनल विंटर स्पोर्ट्स का वहाँ पे किया जाए। दक्षिण भारत के जो स्पोर्ट्स हैं उनका वहाँ किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पहल है कि हम रीजनल गेम्स को भी करवाना। रीजनल में सारे गेम नहीं रहेंगे, सेलेक्टेडली रहेंगे। सिलेक्टेडली रहेंगे, और जो मेजर ओलंपिक प्रोग्राम के गेम्स हैं वो जरूर होंगे, वो स्पोर्ट्स जरूर होंगे उसमें। बट देन दे विल बी पार्टिसिपेशन विल बी फ्रॉम द रीजन। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, सो 8 जो हमारी अष्टलक्ष्मी जिसको हम कहते हैं, वो या 7 सिस्टर्स, उनका मिलाकर के समागम जो होगा वो वहाँ पे होस्ट होगा, और वो रीजनल वहाँ पे होगा। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इससे ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम होगा, और ग्रास रूट लेवल से ही जब ये खिलाड़ी अपने रीजनल स्पोर्ट्स को में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके यूथ में और फिर आगे नेशनल गेम्स में आते हैं, सो दैट इज़ कहीं ना कहीं ये कि बहुत बड़ी पहल रहेगी। साथ ही में आज जो मैं एथलीट्स फोरम की बात कर रहा था, ये सब प्रथम एथलीट्स फोरम हुआ है और बहुत अच्छा है। इसमें एंटी डोपिंग से लेकर के सेफगार्डिंग से लेकर के बहुत सारे सेशंस हुए हैं, और एथलीट्स को अवगत कराया गया अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर डूज, अबाउट देयर डोंट्स, एंड एक इंटरैक्टिव सेशन रहा जिसमें एथलीट्स की भी एक हमने काफ़ी फीडबैक्स लिए। और जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया एक उभरता हुआ स्पोर्टिंग सुपर पावर बन रहा है, सो कहीं ना कहीं ये जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एक नाडा का सेशन
बहुत इम्पोर्टेंट रहा। सो उसमें जो एथलीट्स कमीशन में बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और जैसे मैंने बताया कि इंडिया एक सुपर स्पोर्टिंग पावर बनने जा रहा है, तो नाडा का एक बहुत हमारा अहम रोल रह जाता है फॉर टेलिंग द एथलीट्स व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट। सो जो नो योर मेडिसिन ऐप है, उसकी एक प्रेजेंटेशन हुई नो योर मेडिसिन ऐप की, और एंटी डोपिंग जो एक हमारे लिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग टॉपिक बन चुका है। रेड फ्लैग हैं इसमें बहुत सारे, और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे जागरूक हुए हैं जो बिल्कुल नाइविटी की वजह से हुए हैं, अर्थात बच्चों को, एथलीट्स को उसके रिजल्ट्स नहीं पता कुछ मेडिसिन्स के, एंड इट इज़ नॉट ऑन पर्पस बट इट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ नॉलेज दैट दे हैव इंजेस्टेड समथिंग विच इज़ अ कॉन्ट्राबैंड। सो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हुई, और फेडरेशंस को भी ये रोल आउट किया जाएगा कि दैट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दे शुड डू। बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और ये आज का नहीं, बड़े सालों से चल रहा है, बट अब इसको और कितना आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में चर्चा हुई है। इसमें कोई एथलीट जो बुलाए गए हैं, कैसे, कौन से एथलीट बुलाए गए हैं जो ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं या अभी दे जस्ट स्टार्टेड, किस तरीके के लोग? जी, सो एथलीट्स कमीशंस हैं कई फेडरेशंस में, तो जिन जिन फेडरेशंस के एथलीट कमीशंस हैं, फेडरेशन से नॉमिनेट किए गए हैं। सो फेडरेशंस ने एक्टिव एथलीट्स को भेजा है, और उसके अलावा हमारे पास रिटायर्ड एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन ऑफ मेरिट जो हैं वो भी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और तमाम खेल जगत के जो स्टार्स थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। सो इट वाज अ थिंक काइंड ऑफ अ टैंक विच हैज़ बीन क्रिएटेड, एंड देयर हैज़ बीन अ गुड रिस्पॉन्स। एंड जैसे अभी आप देखें कि अभी आधा दिन हुआ है, ब्रेक हुई है, अभी बाकी कुछ सेशंस और बाकी हैं। सो मुझे ये लगता है कि ये जो फोरम रहा है, ये भी एक जो नई पहल रही है, ये भी एक माइलस्टोन बना है, और मील का पत्थर साबित होगा हमारे उस लक्ष्य की तरफ, टू बी अ स्पोर्टिंग पावर। प्लेयर्स को आईओए से कनेक्ट करने का पर्पस है या कमिंग गेम्स के लिए प्रिपरेशन है पर्पस? क्योंकि पहली बार हुआ है, नो डाउट, और ये कंटिन्यू होंगे या बस अभी ये प्लान किया था कि एक स्टार्ट करके देखते हैं फिर आगे क्या होगा? ये इसका पर्पस दोनों हैं जी। प्लेयर्स को कनेक्ट करने का पर्पस भी है आईओए के साथ, एंड तभी ये हुआ है क्योंकि ये आईओए ने एथलीट्स फोरम क्या वो किया है। साथ में प्रिपरेशन है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि बहुत ही एक्टिव स्पोर्टिंग ईयर है ये, और तमाम चर्चाएं हुई हमारी। आपने ये देखा, इसी के बीच में भारत सरकार ने भी जो है एक अपना कॉन्क्लेव रखा था, जिस कॉन्क्लेव में बहुत बातें हुई हैं, तैयारी की बातें हुई हैं, और सिर्फ ये अभी का प्लान 2026 के स्पोर्टिंग कैलेंडर का प्लान ही नहीं, ये हम 2036 तक के लिए जा रहे हैं। आज हम कहाँ हैं मेडल्स अपनी टैली में, हमारे क्या लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, क्या हैं जिनमें हमें और अभी अपने आप को सुदृढ़ करना है। इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हुई, एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम बात करते हैं इमीडिएटली, अगर हम समर की बात करें तो कॉमनवेल्थ, उसके तत्पश्चात हो एशियन की। विंटर में हम ऑलरेडी हमारे एथलीट्स अब क्वालिफाई कर चुके हैं, और हम विंटर स्पोर्ट्स में होंगे, विंटर ओलंपिक्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेन टारगेट रहेगा कि जब हम खुद मेज़बानी करेंगे 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो वी शुड बी इन दैट सिचुएशन कि हम अपने आप को हर स्पोर्ट में सुदृढ़ करें, बिकॉज बीइंग अ होस्ट कंट्री हमारे पास एंट्रीज होंगी, वाइल्ड कार्ड्स होंगे टू पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट्स। सो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो जो हम टोटल मेडल टैली है जो हम जीत सकते हैं, उसमें से हम कितने मेडल्स जीत पाएंगे? ये स्टैटिस्टिक्स, ये नंबर क्रंचिंग भी की गई, और कहीं ना कहीं ये रोड मैप तैयार हो रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करने की ज़रूरत है तो भारत सरकार और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही सपोर्टिव है, और ये किया जा रहा है ताकि हम जो है हर पहलू को देख सकें और हम अपने आप की तैयारी पूरी कर सकें। गुजरात सरकार की आपने बात की, कल हम मौजूद थे और हमारे को जो पता लगा, वहाँ सुना हमने कन्वेंशन में भी, गुजरात सरकार ने वहाँ पे कहा कि
आप अगर यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स लेके आते हैं तो हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी, करोड़ों रुपए की सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरीके के जो शुरुआत गुजरात ने की है कि बाकी स्टेट्स में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी स्टेट भी उस अगर लाइन पे चले तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल इवेंट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोजर बढ़ेगा और जो स्पोर्ट्स कल्चर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे उसमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है। गुजरात ने ये पहल करी है क्योंकि गुजरात ऑल्सो होस्ट है। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। एक बात और उभर के आई है इस कॉन्क्लेव में, दैट वन स्टेट मे बी 1 और 2 स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करे। जैसे कि आप देखें, एक मॉडल था आज अगर इंडियन हॉकी है तो इंडियन हॉकी इस वक्त एक हब है उड़ीसा, और उड़ीसा ने बहुत काम किया इंडियन हॉकी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बहुत सपोर्ट किया उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को। तो कहीं ना कहीं जी स्टेट्स आएंगे अहेड। तमिलनाडु बहुत अच्छा काम कर रहा है इस मामले में। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में जो स्पोर्ट्स उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए हैं, सो वहाँ पे भी जब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो सरकार भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो इट इज़ ऑल एन अमेलगमेशन ऑफ, जिसे कहते हैं कि पूरा भारत अगर जागरूक होकर के सारे स्टेट्स इन स्पोर्ट्स को अगर आगे लेकर के जाएं और हमें सपोर्ट करेंगे डिफरेंट फेडरेशंस को, तो बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा। बट गुजरात गवर्नमेंट को बहुत बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो इंटरनेशनल इवेंट्स आज देखा जाए तो स्विमिंग का यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट हुआ, एशियाई कॉमनवेल्थ हुआ वेट लिफ्टिंग का, और इसी 2026 में वेट लिफ्टिंग का कॉमनवेल्थ पुनः होना है, एशियन चैम्पियनशिप। एंड बहुत ही खुला और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है। स्टेट की सपोर्ट की बात की, स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और अगर हम बात करें तो हमारे जो आईओए की स्टेट बॉडीज़ हैं उनके पास अब पावर नहीं बची है, वोटिंग राइट नहीं है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो मतलब इतना सुनती नहीं है स्टेट एसोसिएशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की, तो वहाँ कहीं ज़रूरत नहीं है कि आईओए उनको सपोर्ट दे। देखिए जी, ये बात मैं बिल्कुल से सहमत नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं कि स्टेट की कोई पावर नहीं है या उनको कोई सपोर्ट नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। डमी बन के रह गई ऐसा दिखता है। वोटिंग राइट नहीं होना या होना एक अलग विषय है। वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विचाराधीन है सर्वोच्च न्यायालय में। बट वोटिंग राइट होना is not mandatory, it is not required for doing good work. सर, अगर आपकी से इंटरनेशनल में आप जाते हैं, अगर आपकी से वहाँ पे नहीं है तो आप उतना इफेक्टिवली बोल नहीं पाते हैं या काम नहीं करवा पाते। ये बिल्कुल गलत है कि कोई से नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल वाली बात करें तो वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। स्टेट ओलंपिक्स का बिल्कुल से है आईओए की। अभी जो एजीएम हुई उसमें बिल्कुल स्टेट ओलंपिक्स के सारे पदाधिकारी थे, उन प्रतिनिधित्व थे, उनकी बात थी, उन्होंने अपनी बात रखी और उनकी बात सुनी गई। उनके बहुत अच्छे विचार थे और उन विचारों को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। वोटिंग और नॉन वोटिंग मैं फिर कह रहा हूँ इज अ सेपरेट मैटर। अब आप ये देखिए, सपोर्ट की आपने बात की, 7 लाख रुपीस जो पहले कभी ग्रांट मिलती थी, ठीक है, और फिर नहीं भी मिली किसी कारणवश से, उसको हमने आईओए ने 10 लाख बनाया है और 10 लाख वो उनको मिलेगी। सो ये कहना कि सपोर्ट नहीं है या वो डमी बन के रह गए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो एक अभिज्ञ अंग है पूरे स्पोर्टिंग डायस्पोरा का, एक परिवार है, और विदाउट स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन nothing can be done at the grassroots level and on the field level. They are an integral part of the entire diaspora of sports and they will always be remaining an integral part of the diaspora. State games जब होती हैं जो अपने अपने प्रांत में कराए जाते हैं, वो स्टेट गेम्स में उन्हीं का रोल है। नेशनल गेम्स होती हैं, नेशनल गेम्स में भी बनकर के उनका रोल आता है। उन्होंने टीम्स लेकर के आनी है, सीडीएम्स उन्होंने नियुक्त करने हैं, तो एक पूरा स्ट्रक्चर है जी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई पावर नहीं है या वो डमी रह गए हैं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। और ऐसी, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी भ्रांति भी नहीं फैलानी चाहिए और ऐसी किसी को फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ स्पोर्ट्स एंड दे आर गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और अब तो हम बातें कर रहे हैं जी कॉमनवेल्थ क्या, हम तो मेज़बानी करना चाहते हैं 2036 ओलंपिक्स की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए I don't see it's a whole it's a one united family and there is no such thing that कि वो part of this नहीं है।
बिल्कुल नहीं। चलिए, अभी कॉमनवेल्थ हम बिल्कुल 4-5 साल का टाइम रह गया है। आईओ की तरफ से किस तरीके से फेडरेशंस को, क्योंकि कल हम जैसे सुन रहे थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, शायद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बोल रहे थे कि 1 महीने का टाइम अभी इसके लिए रह गया, एंट्रीज के लिए रह गया, और फेडरेशंस ने वो एंट्री भी नहीं सबमिट किया उसके लिए, एशियंस के लिए वो। तो ये जो कमियां हैं, और जो हमारा ये रिपोर्ट आई है, अभिनव बिंद्रा वाली जो रिपोर्ट आई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं? देखिए, ये एक मंथन है और बिल्कुल रिपोर्ट आई है और हम उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। बहुत सारी फेडरेशंस ऑलरेडी उसको फॉलो कर चुकी हैं, या कुछ जो मिसिंग गैप्स हैं वो उसको फिलर्स बन रहे हैं। एंड एकाग्रता के साथ सभी फेडरेशंस अब जागरूक हैं। यस, जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास एंट्रीज का समय बहुत कम बचा है, बट अगर आप वो देखें, चाहे वो डेटा कोलेट होकर के अभी हमारे पास ओआरएस के लिए नहीं अगर आया है, अगर वो कोलेट होकर के अभी वो नहीं आया है वो, बट आई एम श्योर कि सभी फेडरेशंस ने अपने एंड पे वो डेटा ऑलरेडी बना लिया है, वो खाका बना लिया है। 31 तारीख तक ये डेटा चला जाएगा, नंबर ऑफ एथलीट्स की सूची चली जाएगी जिसको हम लॉन्ग लिस्ट कहते हैं, और फिर उसके बाद ये बनाया जाएगा कि हमारे को एलोकेशन फॉर ऑफिशियल्स क्या होगा। दैट इज़ अ फार्मूला, दैट इज समथिंग नोन एज द ETS, एस्टिमेटेड टीम साइज कैलकुलेटर एक होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस, और ये आज नहीं, हर गेम से पहले होता है। एशियन गेम्स हांगझाओ में हुई जो हमारे लिए ऐतिहासिक रही, इतने हमने मेडल्स जीते, 7 मेडल्स, बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा, और हम ये भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारा आची नगोया में जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं और बेहतर भी होगा। सो वी आर नाउ रेडी, द फेडरेशंस आर रेडी, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड आई एम श्योर इट विल बी डन वेल इन टाइम। नेशनल गेम्स पे आते हैं। ऑफ कोर्स आपका जो गोवा वाला एक्सपीरियंस है और जो आपकी वर्किंग है वो हमें आज भी याद है। कल हमने इंटरव्यू किया, आप जो मेघालय के वर्किंग प्रेसिडेंट है उनका इंटरव्यू भी किया। आप रेकी करके आए थे, क्या डिफरेंट हमें देखने, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से डिसकनेक्टेड कह दिए, यहाँ बहुत लिमिटेड कनेक्टिविटी है और उन बच्चों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है ट्रैवलिंग में, एक्सपेंसिव में, सब चीज़ों में। अब हम नॉर्थ ईस्ट जाने वाले हैं, वहाँ क्या किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या डिफरेंट देखने को मिल सकता है? मैंने शायद पहले भी ये बताया था जी, बिल्कुल मेघालय तत्पर तैयार है, और हम रेकी करके आए। अभी हमारी एक टीम दोबारा जाएगी वहाँ पे बहुत शीघ्र, और जी हाँ, ये इस बात में लेश मात्र संशय नहीं है कि लॉजिस्टिक्स की थोड़ी सिचुएशन है। सो मेघालय के लिए द मेन हब फॉर एंट्री इनटू नॉर्थ ईस्ट विल बी गुवाहाटी, चाहे वो ट्रेन से हो चाहे वो फ्लाइट से हो, और वेल कनेक्टेड है ट्रेन और फ्लाइट से, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से एक छोटा एयर रूट भी है और बाकी बाई रोड है फॉर शिलोंग। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो टोटल स्पोर्ट प्रोग्राम बनेगा, जितने भी स्पोर्ट्स होंगे, एक एक स्पोर्ट होस्ट करना बाकी स्टेट्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं या जो हमारी अष्टलक्ष्मी हैं, और जो उनमें स्टेट्स मेज़बानी करना चाहेगा एक किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट की या 2 स्पोर्ट्स की, तो वो उनको भी वहाँ पे वो दी जाएगी। शिलोंग मेघालय में 2 क्लस्टर्स रहेंगे, शिलोंग एंड वन इज़ गोइंग टू बी इन द वेस्ट ऑफ मेघालय। सो ये जो दोनों क्लस्टर्स हैं यहाँ पे बेसिकली जो है वो हब्स बनेंगे। तैयारी की जा रही है, स्टेडियम्स अपग्रेड किए जा रहे हैं, मल्टीपर्पस हॉल्स बन रहे हैं। सो आई फील दैट नॉर्थ ईस्ट इज जस्ट ए, आई वुड से क्लाउड की जी, नॉर्थ ईस्ट है कैसे है, लॉजिस्टिक्स की बात है। एंड आप देखेंगे कि जब तक ये गेम्स तैयार होंगी तो काफ़ी अच्छी गेम्स डिलीवर होंगी। एंड मेघालय इज क्वाइट गंगो अबाउट इट। किस तरीके के चैलेंजेस आपको लग रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमें ऑर्गेनाइज करने में जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो? जैसे मैंने बताया, लॉजिस्टिक्स का थोड़ा सा एक हमको दिख रहा है कि चैलेंज होगा, जिसके ऊपर मंथना चल रही है ताकि वो स्मूदन रहे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर दी एथलीट्स आने के लिए। अभी एग्जैक्ट डेट्स फाइनल होनी हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया 2027 में ये गेम्स डिलीवर की जाएंगी, और 2027 में
टेंटेटिवली ये फर्स्ट हाफ में होगा। सो कहीं ना कहीं हम स्कूल और कॉलेजेस का कैलेंडर भी मैच करेंगे, और जो प्राकृतिक सिचुएशंस और वेदर सिचुएशंस हैं, क्योंकि मॉनसून नॉर्थ ईस्ट में आगाज़ थोड़ा जल्दी दे देता है, थोड़ा जल्दी दस्तक होती है मॉनसून की। सो उसको भी कंसिडर करके जो है डेट्स फाइनलाइज की जाएंगी फॉर द गेम्स। इट विल बी अ 16-day इवेंट, जिसमें एक पूरा स्प्रेडशीट बनेगी, और हमारा जो स्पोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो शेड्यूल है, वो उस हिसाब से देख करके बनाया जाएगा कि कहीं ना कहीं वी आर इन अ पोजिशन टू मैच द वेदर एंड द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ द कंट्री। गोवा नेशनल गेम्स की सक्सेस को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि अमिताभ शर्मा GTCC के चेयरमैन होंगे। नहीं, ये आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड लेटर ऑन। हमारा काम वो है जो इसको सारी चीज़ों को एक किस्म से पॉलिसीज़ बनाना और ट्रैक करना। बट येस, व्हेन इट कम्स टू द गेम्स वी आर ऑल देयर, एंड इट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ who is directly spearheading. It is all about contribution, and definitely from the IOA side we will be there and trying to spearhead. कहीं किसी का स्पेशलाइजेशन हो जाता है या पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, उस कंटेक्स्ट में मैंने कहा कि IOA जो EC है वो इस पे कंसिडर कर सकता है। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, IOA EC कंसिडर कर सकता है। ये EC का मैंडेट है, और वो आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या होगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, गुजरात जो है वो स्पोर्टिंग हब बन चुका है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2036 ओलंपिक की भी तैयारियां होने लगी हैं, और जिस तरीके से हमने कल स्टेडियम देखा, वीर सावरकर स्टेडियम देखा, इतना ज़बरदस्त स्टेडियम, और सरकार खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फंडिंग भी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप वहाँ पे कोई इंटरनेशनल इवेंट्स लेके आते हैं, यहाँ गुजरात में करवाते हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और हम बात करें वापस IOA की, तो IOA ने जिस तरीके से नेशनल फेडरेशंस को फंडिंग, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस को फंडिंग की, वो दर्शाता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कितना सीरियस है स्पोर्ट्स को लेकर इंडिया में। मेरे को लगता है कि ये जो पिछले 3 दिन में अभी जो डिसीजन हुए हैं, ये पास्ट में हमने बिल्कुल एकदम डिफरेंट देखा है, बिल्कुल एक चेंज देखी है सडनली। तो जो स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ पे डेवलप होता दिखाई दे रहा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और पूरी EC और पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से पूरी सपोर्ट जो है वो PM नरेंद्र मोदी के विज़न को, जो इंडिया को टॉप 10 टॉप 5 में लेके आना चाहते हैं। तो अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि मेघालय में भी हमें देखने को मिलेगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कितना उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।